आज बरसों पीछे मन भाग रहा तो सोचा उन बीते स्वर्णिम पलों से डायरी के पन्ने स्याह कर लूं। विवाह के 2 वर्ष पश्चात मैं अपने पति और 6 माह की बिटिया के साथ लमही रहने के लिए आ गई। फलों का बागीचा और सामने फूलों और हरी घास के लान वाला हवेली नुमा घर मुझे पहले दिन तो बहुत खाली खाली सा लगा था, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने दंतविहीन श्वेत केश के साथ लाल रंग की बड़ी सी बिंदी लगाए, साधारण साफ सूती साड़ी पहने मुस्कुराती हुई एक वयोवृद्ध महिला खड़ी थी। मैंने आंखों में प्रश्न लिए उनकी ओर देखा तो वो हंसती हुई बोली, मैं चाची हूँ पूरे गांव की, इस नाते तुम्हारी भी चाची हुई, अंदर तो आने दो। इतना कहकर वो बिना मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए घर में आकर विराजमान हो गई। मैं सम्मोहित से उनके पीछे पीछे चलकर सामने बैठ गई। चाची ने बोलना शुरू किया, अब भला ये भी कोई बात हुई कि तुम गांव में रहने आई और मुझे बताया भी नहीं। ये छोटी सी बच्ची जो गोद में है, इसके लिए दूध का इंतज़ाम हुआ कि नहीं? मेरे घर पर गाय है, जब तक ग्वाले का इंतज़ाम ना हो तब तक मैं इसके लिए रोज़ दूध दे जाया करूँगी। मैंने कहा, नहीं चाची, आप क्यों तकलीफ़ करेंगी, मैं इंतज़ाम कर लूँगी। चाची ने हंसकर कहा, मुझे पता है कि तुम शहरी लोग किसी का एहसान कहाँ लेते हो, लेकिन मैं कोई एहसान नहीं कर रही, ये मेरी भी तो पोती है, इस नाते मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। अब इतना अपनापन बिना किसी पूर्व परिचय के देखकर मेरी आंखें भर आईं। चाची के अधिकार भरे अपनेपन ने मुझे निशब्द कर दिया था। 2-3 दिनों में ही चाची के आने जाने के कारण मेरा वहाँ मन लगने लगा था। मेरे घर से 2-4 कदम की दूरी पर ही चाची का घर था। धीरे धीरे मैंने भी उनके घर आना जाना शुरू कर दिया। चाची के घर में गाय और थोड़ी सी खेती लायक ज़मीन थी, जिसमें थोड़ी बहुत फसल और सब्जियां उगाकर चाची स्वयं को दिन भर व्यस्त रखती थीं। किसी के घर कोई जलसा हो या मातम, चाची की उपस्थिति अनिवार्य हुआ करती थी। शादी ब्याह में रीति रिवाज समझाती चाची, गर्भवती बहुओं को नसीहतें देती चाची। न जाने उनके करिश्माई व्यक्तित्व में क्या था कि हर व्यक्ति उनकी बातों का पालन भी करता था। 7वें दशक के समीप पहुंचती हुई उम्र में भी गजब का फुर्तीलापन, सयानापन और अपनापन था। उनके घर में कोई सब्जी उगे तो पूरे गांव में बांटने निकल पड़ती थी, स्वयं के लिए बचता है कि नहीं इसकी चिंता किए बगैर। ऐसी शाही फकीरी तो गाँव वासियों को शहरों में कभी नहीं देख सकती। शहरों में तो लोग किसी को देखकर अपनी वस्तुएं छिपाने लगते हैं, ये सोचकर कि कोई मांग न ले, लेकिन गाँव का भोलापन, निश्चलता तो उसकी आत्मा का सौंदर्य होता है। ये शहरी लोग कभी जान भी ना पाएंगे। एक बार मैंने चाची से कहा, आप इतनी मेहनत से सब्जियां उगाती हैं, फिर पूरे गांव को मुफ्त में खिलाती हैं, कभी कभी तो आपके लिए बचती ही नहीं, आप इतनी उदार क्यों बनती हैं? आपकी मेहनत पर पहले आपका हक है। चाची ने हंसते हुए कहा कि मैं बिना दाँत के कितना खाऊंगी, मुझे दूसरों को खिलाकर जो खुशी मिलती है उसी से मेरा पेट भर जाता है। फिर थोड़ा गंभीर होकर बैठ गई तो मैंने पूछा, आप अचानक इतनी गंभीर क्यों हो गई? मेरी बातों का बुरा लगा क्या? तो बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाह रही हैं लेकिन कह नहीं रही हैं। मैं भी उनके करीब बैठ गई और उनके चेहरे की ओर एकटक देखती रही। चाची को लगा कि बिना सुने मैं वहाँ से खिसकने वाली नहीं, तो बोलना शुरू किया, जीवन जब तक हंसी खुशी चल रहा है ठीक है, लेकिन एक दिन तो सभी को जाना है। तुम्हारे चाचा तो मेरे जीते जी एक फिरंगन के साथ चले गए, बाल बच्चे बड़े हुए तो अपनी दुनिया में रम गए, तो मैंने भी इस गांव को ही अपनी दुनिया बना ली। इस गांव के लोग ही मेरे अपने हैं, उन्हें खुश देखकर खुश हो लेती हूँ, दुखी देखकर रो लेती हूँ। इस गांव से इतना नाता तो बना लिया है कि जब 4 कंधों की ज़रूरत पड़े तो मुझे किसी का इंतज़ार न करना पड़े, और जब तक तथाकथित अपने लोग पहुँचे तब तक मेरा सारा काम गांव वालों द्वारा संपन्न हो जाए। बस इतनी सी अभिलाषा लेकर पूरे गांव में खुशियां बांटती रहती हूँ कि इसके बदले मुझे अंतिम समय में किसी की प्रतीक्षा न करनी पड़े, क्योंकि जीते जी तो केवल प्रतीक्षा ही की है, मरने के बाद भी प्रतीक्षा करूँ ये मुझसे ना होगा। मैं हतप्रभ होकर ये सुनती रही और सोचती रही कि दुखों का असीम हो जाना ही तो वैराग्य है, जहाँ दुख को भी इंसान
सुख में परिवर्तित कर लेता है।